आज कह रहे हैं कि तुष्टिकरण हो रहा है, तुष्टिकरण हो रहा है, तो क्या क्या यहाँ के माइनॉरिटीज़ को मिल गया, जरा ये भी तो बता देते लिस्ट। कोई जागीरदारी मिल गई, ज़मीन मिल गई, रिजर्वेशन मिल गया, क्या मिल गया कि डंडे मिल रहे हैं? तो बाबा नागार्जुन, नाम आप में से सुना होगा आप लोग, कई लोगों ने, उन्होंने भ्रष्टाचार के 5 स्तंभ बताए थे, और उसमें से 5वां जो स्तंभ है वो बड़ा स्पेशल है। उसके बारे में वो लिखते हैं कि 5वीं लेकिन स्पेशल कतार होगी बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और कलाकारों की। इस कतार को मैं स्पेशल इसलिए मानता हूं कि बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और कलाकारों की ठाकुर सुहाती के बिना शासक वर्ग इतना पतित हो ही नहीं सकता था। पत्रकार, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल जब नेताओं की चमचागिरी में लहालोट होने लगे, तब आप समझ रहे हैं, वकील साहब, वकील लोग जब लड़ाई लड़े थे तो देश को आज़ाद करवा दिया था। आगे लिखते हैं, स्पष्ट है कि मेरे जैसा साहित्यकार भी इसी पंक्ति में आता है। दूसरी बात यह है कि हमारी इस कतार में जो आगे खड़े हैं उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री तमगों से सजा दिया गया है। तो जिनको पद्म भूषण, जिनको आजकल वाइस चांसलर बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, डायरेक्टर बन रहे हैं, जरा उनका बैकग्राउंड, उनका सोशल एडिटिंग कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि बाबा नागार्जुन आज कितने प्रासंगिक हैं। दिनकर साहब के बारे में मैंने पहले कहा, उनके भी एक कोट में सुना देता हूँ। दिनकर साहब बिहार के थे, बड़े कवि, साहित्यकार, लीडर भी रहे, भूमियार कम्युनिटी से थे, और उन्होंने लिखा है बुद्धिजीवियों की भूमिका पे। इसलिए मैंने कहा कि आज सिर्फ इंटेलेक्चुअल से बोलूँगा, आज दलित, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड, सोशल जस्टिस पे नहीं बोलूँगा। आज लिखते हैं कि असल स्थिति यह है कि जनता चाहती है कि मनीषी, इंटेलेक्चुअल ऐसा हो जो राजा और प्रजा दोनों को डांट सके। जब तक इंटेलेक्चुअल इस धर्म का पालन करता है तब तक जनता उसके साथ रहती है। स्वराज्य के पूर्व तक मनीषियों का, इंटेलेक्चुअल्स का इस देश में बड़ा सम्मान था, क्योंकि मनीषी शासकों के खिलाफ आवाज उठाते थे। मगर अब मनीषियों का आदर बहुत कम हो गया है। जो मनीषी, लेखक और कवि हैं वे कला की सेवा तो करते हैं, लेकिन समय के जलते प्रश्नों पर अपना विचार व्यक्त नहीं करते। स्पष्ट है यह सुरक्षा की राह है, और जो सुरक्षा खोजता है जनता उसकी खोज नहीं करती। हम लोग सुरक्षा की खोज में ही मारे गए। राजनीति, अफसरशाही और इंटेलेक्चुअल्स के संबंध में, और जो चाटुकारिता की जो संस्कृति उभरी है, जो 4th पिलर कहते हैं, मीडिया में, एकेडमिक्स में, आप लीगल प्रोफेशन में, उसके बारे में जो बात कह रहे हैं वो सुनिए, दिलचस्प है। आज जो स्थिति है कि जिस समाज में हम जीते हैं उसका प्रोपराइटर राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है, मैनेजर अफसर है, और मनीषी इंटेलेक्चुअल मजदूर है। कुछ मनीषी अध्यापक और प्राध्यापक हैं, कुछ लेखक और कवि हैं, मगर वे हमेशा चौकन्ने और सतर्क रहते हैं कि कहीं मुंह से ऐसी बात न निकल जाए जिससे सरकार या विश्वविद्यालय के अधिकारी नाराज हो। जिस समाज के मनीषी असुरक्षा की भावना से इतने सशंकित, भयभीत हो, उस समाज का नेता राजनीतिज्ञ ही होगा। सरस्वती और लक्ष्मी में बैर है, यही सिद्धांत ठीक था। हमने इस बैर को बुझाने की कोशिश की, हमारी एक गलती हो गई। What is the role of intellectual? Even we have to criticize, और समीक्षा, विश्लेषण करना है, चाहे सरकार हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर हो, कोई भी हो। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे एलीट कॉलेज में पढ़ाता हूं, और आके विश्वविद्यालय में देखिए, 1 नंबर कुंजी छाप, फर्जी, परचून छाप, आर्टिकल, किताब लिख के प्रोफेसर बन रहे हैं और वाइस चांसलर बन रहे हैं। परचून छाप, अगर आप विजिलेंस इंक्वायरी करवा लीजिए, मैं गारंटी, दावा दे रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो जब इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल परचून छाप, किताब, आर्टिकल, कुंजी लिख के बनेंगे, तो उस इंटेलेक्चुअल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो बेचारा अब तो किसी तरीके से नौकरी बचाने में, अपना सर्टिफिकेट छुपाने में, अपना लेख छुपाने में परेशान है,
अरे हम लोग लिखते हैं तो जाके गूगल कीजिए, उसमें किताबें निकल जाएंगी। काशी प्रसाद जायसवाल में मेरी 6 किताबें मिल जाएंगी वहाँ। इनके जाके बायोडाटा चेक कीजिए, कहीं गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कीजिए, कोर्ट जाइए, और खास तौर से आप दलित और माइनॉरिटी कम्युनिटी के हों, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दावे के साथ कि मैं दलित समुदाय से बिलोंग करता हूं और ताल ठोक के दिल्ली विश्वविद्यालय में बोलता हूं और देश के हर मंच पर बोलता हूं। आप चले जाइए, इनको सवाल उठाइए, खाली वाइस चांसलर को और प्रिंसिपल को और प्रोफेसर्स को, और किसी फोरम पे चले जाइए। जब पता लग जाएगा जॉन दयाल साहब आ गए, स्वागत कर दीजिए, ताली बजा ही दीजिए। ये पता लग जाएगा कि ये पिटिशनर, ये जो फरियादी है, वो माइनॉरिटी है या दलित समुदाय का है। पूरी कायनात लग जाती है उस अपराधी को बचाने में। आपको न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा न्याय। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, गड़बड़ हो जाएगा, लगेगा कि हम आप अपनी कथा सुना रहे हैं। लेकिन दिस इज द रियलिटी एंड इट इज हैपनिंग एवरीवेयर इन द कंट्री। तो जब जाके IIM के प्रोफेसर को उठा के देखिए कौन वाइस चांसलर बन रहा है। जब तक आपको सर्टिफिकेट संगम शरणम का नहीं मिलेगा तब तक आप बन नहीं सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 28वां साल पढ़ाने का मेरा अनुभव, 11 किताबें लिख के मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ अभी तक। अभी विकास जी आते तब पूछते थे क्या FIR होने से किसी का विदेश जाना रुक सकता है? वकील साहब है, मित्तल साहब बताएंगे। सिर्फ FIR होने से किसी का प्रमोशन, विदेश में लेक्चर देना, ये तमाम कोई रुक सकता है? पूरी कायनात लगी हुई है कि इसको रोक दो। लेकिन क्या मेरी गिरफ्तारी से भी मेरी आवाज़ कमज़ोर हुई कि उसके बाद जब निकल कर आया और मजबूती से और दबंगई से इनके कुशासन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। और यही इंटेलेक्चुअल का काम है। इतिहास जो है कायरों का, बुज़दिलों का नहीं लिखा जाता है। इतिहास बहादुरों का, योद्धाओं का लिखा जाता है। वैसे लिखा तो जाता है माफी वीरों का भी, यह भी लिखा जाता है। लेकिन जब हमारा इतिहास 50 साल बाद लिखा जाएगा तो ये जरूर लिखा जाएगा कहीं फुटनोट में इतना छोटा सा कि जब आग लगी हुई थी जंगल में तो अपने औकात के हिसाब से टक्कर ले रहे थे, मुकाबला कर रहे थे। हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, इंडिविजुअल रिसर्चर, एक्टिविस्ट है। और पता नहीं तारिक साहब ऐसे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की है कि नहीं। जर्नलिस्ट जो लड़ रहे हैं, जो गिरफ्तारी हो रही है, जो इंटेलेक्चुअल्स लड़ रहे हैं, जो वकील लड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं, ये आप लोग तय करेंगे, मैं नहीं कर सकता। हम लोग अपना काम ईमानदारी से करते रहे हैं। अब चलते चलते मुझे लगता है कि टाइम हो गया है, बता दीजिएगा। अगर 2-3 मिनट होगा तो मैं बोल दूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने माइनॉरिटीज को जो सहूलियत दी जा रही थी उसके बारे में उनका स्टेटमेंट है। और नवंबर, परहैप्स इट वाज 4 नवंबर 1948, संविधान सुपुर्द करने से तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने लिखा है, और बहुत ही दिलचस्प है, आप गंभीरता से सुनिएगा। कई मंच में ये कोट मैं दे चुका हूं कि माइनॉरिटीज को जो प्रावधान दिया गया है छूट का, इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी जिम्मेदार नहीं है, पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये ओपिनियन था कि माइनॉरिटीज को ये राइट्स दिया जाए। इस देश में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों ने गलत मार्ग अपनाया है। अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को नकारना ये मेजॉरिटी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसको एग्जिस्ट नकारना। मुझे RSS से कुछ जानकार हैं, बोले कि मुसलमान को तो पाकिस्तान में रहना चाहिए। तो हम बोले दलित पिछड़ा जो डंडा लेके जो है खड़ा रहता है उधर, जब मुसलमान चला जाएगा तो आपके लिए डंडा कौन चलाएगा? वो डंडा आपकी तरफ ही आएगा, फिर वो आप ही की तरफ आने वाला है। आगे लिख रहे कि कहा उन्होंने कि अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारना गलती थी मेजॉरिटी की, और अल्पसंख्यकों द्वारा अपने अल्पसंख्यकवाद को सीने में चिपका के लगे रहना यह भी गलती थी, यह भी गलती है। दोनों उद्देश्य साध्य हो, उसका सोल्यूशन हो, ऐसे उपाय ढूंढना जरूरी है। इस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत के तौर पर अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को मानना ही पड़ेगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी समय मेजॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों एक समान हो। संविधान सभा द्वारा उपाय जो सुझाए गए हैं उसका स्वागत होना चाहिए।
अल्पसंख्यक के जो राइट्स दिए गए हैं उसका जो विरोध करते हैं, उसके लिए अंबेडकर ने दो बातें कही और दो बातें बहुत ही ऐतिहासिक हैं। पहली बात कि यह कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होती है, अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होती है, उसका विस्फोट होने से पूरे राज्य का खतरा, पूरे राज्य पर खतरा बन सकता है। किसी आदमी को इतना मत दबाओ कि दीवार में चिपक जाए, दीवार में जब चिपकेगा तो उसके बाद टक्कर ही मारेगा, सर ही मारेगा, पीछे जाने का रास्ता ही नहीं। यूरोप का इतिहास इसी तरह की भरपूर और भयानक घटनाओं का गवाह है। दूसरी बात यह है कि भारत के ह्यूमैनिटी ने अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस बहुसंख्यकों को सौंपना स्वीकार किया है। भारत के मुसलमानों ने मुसलमानों को नेता नहीं माना, उनके सारे नेता जवाहरलाल नेहरू हो, अंबेडकर हो, कोई भी हो, इंदिरा गांधी हो, वो सब हिंदू नेता रहे, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, उन्होंने हिंदुओं को अपना नेता माना। और यहाँ पर आयरलैंड का एक एग्जाम्पल देते हैं जो बेहद दिलचस्प है कि आयरलैंड में जब प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक अपनी मांग कर रहे थे तो उस डिबेट में रेमंड ने कार्सन से कहा कि प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक के लिए आपको जो चाहिए, जो सहूलियत चाहिए वो मांग लीजिए, हम आपको देंगे, लेकिन आयरलैंड को एक रहने दीजिए। कार्सन ने जवाब दिया था कि आपके द्वारा जो सुविधाएं हमें दी जा रही है उसको चूल्हे में झोंकिए, चूल्हे में झोंकिए, हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि आप हम पर राज करें। लेकिन भारत के किसी भी माइनॉरिटी ने, किसी भी अल्पसंख्यक ने ऐसी धारणा नहीं अपनाई, किसी ने ऐसी भूमिका नहीं अपनाई। उन्होंने बहुसंख्यक हिंदुओं का राज स्वीकार किया, उसका नेतृत्व स्वीकार किया। इसलिए अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव न करना आपका कर्तव्य है। इसका एहसास जो मेजॉरिटी हिंदू है उसको रखना होगा। अल्पसंख्यकवाद टिका रहे या खत्म हो, एकसार हो, यह बहुसंख्यकों के बर्ताव पर निर्भर करेगा। अल्पसंख्यक के विरोध में भेदभाव करने की आदत बहुसंख्यक मेजॉरिटी जिस क्षण छोड़ेंगे उस क्षण अल्पसंख्यकों के अस्तित्व का कोई कारण नहीं होगा, वे एकसार हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब के नाम पर ढोल मत बजाओ, गले में माला और विचारों पर ताला। बाबा साहब के नाम पे इंटरनेशनल सेंटर मत बनाओ, बड़ी मूर्ति मत बनाओ। ये पन्ने उठा के देखो, वॉल्यूम 40 पेज नंबर 109 जाके पढ़िए। तो बाबा साहब के नाम लेकर अब माइनॉरिटी के खिलाफ लोगों को भड़काओगे, ये नहीं चलेगा। भले ही हमारी संख्या प्रतिरोध करने वाले की संख्या कम हो, लेकिन ये प्रतिरोध जारी रहेगा। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ कह लिया, लेकिन एक आध बात और कह दूं अगर इजाज़त हो तारिक साहब। लोकतंत्र चलाने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? ये पूना के 1952 में पूना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ही ज़बरदस्त भाषण है। 7 पॉइंट है, डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, खाली पॉइंट्स में कह दे रहा हूँ। समाज में भयंकर असमानता नहीं होनी चाहिए। अभी है, ऑक्सफोर्ड का रिपोर्ट पढ़िए, है कि नहीं। मजबूत और सुरक्षित विपक्ष चाहिए। सब जेल में जा रहे हैं, विपक्ष डराया जा रहा है। कानून और प्रशासन में समानता। कानून में तो सब बराबर है, लेकिन प्रशासन की नज़र में समान है कि नहीं। बुलडोजर किसी खास लोगों का घर ही देख रहा है और किसी का नहीं देख रहा है। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई जा रही जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। मेजॉरिटी द्वारा माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं, सबसे ज़्यादा अत्याचार बढ़ा है। सामाजिक नैतिकता, सोशल मोरालिटी, और दूसरा मास कॉन्शसनेस। 7 पॉइंट। इसके आधार पर जो शासन चल रहा है उसका आप एनालिसिस कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 का लंबा भाषण है। 3 लाइन सुना के बात खत्म कर देता हूं कि भारत ने बौद्धों की जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिसेस थे उसको गवाए। लंबे समय से डेमोक्रेसी प्रयोग में नहीं होने के कारण उसका नया लगना भारत जैसे देश के लिए स्वाभाविक है। यहाँ जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का खतरा है। नए सिरे से आया डेमोक्रेसी अपना बाहरी रूप तो बनाए रखेगा कि हम डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेसी है, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, अंदर के पन्ने फाड़े जा रहे हैं।
प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना अर्थात तानाशाही के पैदा होने की ज़्यादा ज़बरदस्त खतरा है। तो चलिए कम से कम 240 में अटका दिए, तो अब जरा फुरफुर नहीं हो रहा है। 400 आता तो यही होता जो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कह गए थे, जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं। क्या जातियों को खत्म करने के लिए कोई प्रयास हुआ? ये वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया एक शानदार इंटरव्यू है कि भारत में लोकशाही का भविष्य, उसको बार बार पढ़ा जाना चाहिए और उस पर नेशनल डिबेट होना चाहिए। आपने बहुत बहुत समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।